क्या एक जुडिशियल रिमार्क आस्था और संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है? हाल ही में इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बी.आर. गवई एक बड़े कंट्रोवर्सी के केंद्र में आ गए हैं। मामला खजुराहो के जवारी टेम्पल में भगवान विष्णु की डैमेज मूर्ति की रेस्टोरेशन से जुड़ी याचिका का है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल ग्राउंड्स पर यह याचिका खारिज कर दी, लेकिन हियरिंग के दौरान सीजेआई की मौखिक टिप्पणी ने सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर तीखी बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम इसी मामले की तह तक जाके इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले को परत दर परत खोलते हैं। ये पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी एक जनहित याचिका है, जिसे राकेश दलाल नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। बिल्कुल, ये याचिका मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित जवारी मंदिर, जुवारी टेम्पल से संबंधित है। खजुराहो मंदिरों का वो प्रसिद्ध समूह है, हम सब जानते हैं, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। चंदेल राजवंश के शासनकाल में, मतलब लगभग 950 से 1050 सीई के बीच, ये मंदिर नागर शैली में मुख्य रूप से सैंडस्टोन, बलवा पत्थर से बनवाए गए थे। ये भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक, कह सकते हैं, उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, इन मंदिरों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो खैर निर्विवाद है, लेकिन समय के साथ, जैसा कि इतिहास बताता है, खासकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान इनमें से कई संरचनाओं को क्षति भी पहुंची। सही कहा, और काफी समय तक ये गुमनामी में भी रहे, जब तक कि 19th सेंचुरी में 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर थे टी.एस. बर्ट, उन्होंने इन्हें फिर से खोजा। आज ये भारत की धरोहर का एक अभिन्न अंग है। जवारी मंदिर भी इसी समूह का हिस्सा है और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तो जवारी मंदिर में वो स्पेसिफिक मुद्दा क्या था? मतलब किस बात को लेकर ये याचिका दायर की गई? देखिए, जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित है। समस्या ये है कि मूर्ति का सिर खंडित है, मतलब टूटा हुआ है, और गायब भी है। वो जो ओरिजिनल सिर था वो कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। याचिकाकर्ता राकेश दलाल, जो खुद को भगवान विष्णु का भक्त बताते हैं, उनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को निर्देश दे कि इस खंडित मूर्ति का रेस्टोरेशन किया जाए। रेस्टोरेशन मतलब सिर्फ मरम्मत या कुछ और? थोड़ा स्पेसिफिक बताएं। नहीं, उनकी मांग सिर्फ मरम्मत तक सीमित नहीं थी। वो चाहते थे कि मूर्ति को फिर से पूर्ण बनाया जाए, मतलब उसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। अब चूंकि मूल सिर गायब है, तो इसका सीधा मतलब होता कि एक नया सिर बनाकर मूर्ति पर लगाया जाए और फिर उसे मंदिर में रीइंस्टॉल किया जाए। इसी मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अच्छा, तो ये रिकंस्ट्रक्शन की मांग थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर क्या कार्रवाई हुई? सुनवाई कैसे चली? इस मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच ने की, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह शामिल थे। बेंच ने याचिका को कानूनी आधार पर खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से मूर्ति के पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन के संबंध में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले का मुख्य कानूनी आधार क्या था? मतलब किस कानून के तहत यह फैसला लिया गया, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, कोर्ट का मुख्य तर्क भारत में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण से जुड़े कानून पर आधारित था। ये जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की है, और इसके लिए एक प्रमुख कानून है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसे हम संक्षेप में एएमएसआर एक्ट 1958 कहते हैं। इस केस को समझने के लिए इस एक्ट के प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एएमएसआर एक्ट 1958 ये क्या कहता है कंजर्वेशन और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में? ये अंतर काफी महत्वपूर्ण लगता है यहाँ। बिल्कुल, और यहीं पर वो न्यूआंस है। एएमएसआर एक्ट मुख्य रूप से कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पर जोर देता है, मतलब संरक्षण और परिरक्षण। इसका मतलब है कि अगर किसी प्राचीन स्मारक का कोई हिस्सा टूट गया है, लेकिन वो टूटा हुआ मूल टुकड़ा, वो ओरिजिनल फ्रैगमेंट मौजूद है, तो एएसआई उसे जोड़कर मरम्मत करके स्मारक को यथासंभव उसके मूल स्वरूप में बनाए रख सकता है। इसे कंजर्वेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कंजर्वेशन। और रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण के बारे में कानून क्या कहता है? कानून आमतौर पर रिकंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं देता,
खासकर तब जब स्मारक का कोई हिस्सा पूरी तरह से गायब हो, मिसिंग हो, जैसा कि इस मामले में मूर्ति के सिर के साथ है। यानी जो हिस्सा मौजूद ही नहीं है उसे एकदम नया बनाकर जोड़ना, इसकी इजाजत AMSR एक्ट सामान्यतः नहीं देता। और ऐसा क्यों है? मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? रिकंस्ट्रक्शन की अनुमति क्यों नहीं है अगर उससे मूर्ति या स्मारक पूरा हो सकता है, जैसा याचिकाकर्ता चाह रहे थे? इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ऐतिहासिक प्रामाणिकता, हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी और मौलिकता, ओरिजिनलिटी को बनाए रखना। सोचिए, अगर हम गायब हिस्सों को आज की सामग्री और तकनीक से नया बनाकर जोड़ देंगे तो उस स्मारक की जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उसका जो मूल चरित्र है, वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा, है ना? कानून का उद्देश्य है कि हमारी धरोहर जिस रूप में हम तक पहुंची है उसे उसी रूप में भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए, ना कि उसे नया या बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इसलिए AMSR एक्ट संरक्षण, कंजर्वेशन और परिरक्षण, प्रिजर्वेशन पर केंद्रित है, ना कि लापता हिस्सों के पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन पर। इसी कानूनी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, क्योंकि याचिकाकर्ता रिकंस्ट्रक्शन की मांग कर रहे थे जो मौजूदा कानून के दायरे से बाहर था। समझ गया। तो फैसला पूरी तरह से AMSR एक्ट 1958 के प्रावधानों पर आधारित था। कानूनी तौर पे तो ठीक लगता है, फिर ये विवाद खड़ा क्यों हुआ? मतलब अगर फैसला लीगल ग्राउंड्स पर सही था तो कंट्रोवर्सी की असली वजह क्या बनी? बिल्कुल, विवाद फैसले की कानूनी वैधता लीगल मेरिट्स पर उतना नहीं है जितना सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस गवई द्वारा की गई कुछ मौखिक टिप्पणियों, ऑरल रिमार्क्स को लेकर है। ये टिप्पणियां कोर्ट के लिखित आदेश, रिटन ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन ये अदालत के कार्रवाई के दौरान कही गई और इन्हीं टिप्पणियों ने सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में एक तरह का तूफान खड़ा कर दिया। अच्छा, तो वो कौन सी टिप्पणियां थी जिन पर इतनी आपत्ति जताई जा रही है? जरा विस्तार से समझते हैं इसको। देखिए, सूत्रों के अनुसार सुनवाई के दौरान CJI ने कथित तौर पर कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे ये विवाद उत्पन्न हुआ। पहली बात, उन्होंने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया। इसका मतलब एक तरह से ये कहा कि ये याचिका जनहित के लिए नहीं बल्कि प्रचार पाने के उद्देश्य से दायर की गई है। और दूसरी टिप्पणी वो कौन सी थी? दूसरी टिप्पणी जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में आई वो थी जब उन्होंने कथित तौर पर कहा, गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ, यानी जाइए और देवता से ही पूछ लीजिए कि रेस्टोरेशन करना है या नहीं। हो, क्या याचिकाकर्ता से भी सीधे कुछ कहा गया था इस बारे में? हाँ, याचिकाकर्ता से कथित तौर पर यह भी कहा गया, यू से यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, देन गो एंड प्रे दैट लॉर्ड विष्णु डज समथिंग, व्हाई आर यू कमिंग टू द जुडिशरी? जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु के इतने पक्के भक्त हैं तो जाइए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान विष्णु स्वयं ही कुछ करें। आप न्यायपालिका के पास क्यों आ रहे हैं? यही मौखिक टिप्पणियां जो अदालत की कार्यवाही का हिस्सा थीं लेकिन लिखित फैसले का नहीं, विवाद का मुख्य कारण बनी। तो मूल आपत्ति इन टिप्पणियों के लहजे और उनके संदेश को लेकर है। मतलब लोगों को ये असंवेदनशील लगी। हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील, इनसेंसिटिव और याचिकाकर्ता के विश्वास के प्रति अनादरपूर्ण, डिसरिस्पेक्टफुल माना। आलोचकों का कहना है कि ठीक है, अदालत का अंतिम फैसला AMSR एक्ट के तहत कानूनी रूप से सही था, लेकिन न्यायाधीशों को और खासकर देश के मुख्य न्यायाधीश को इस प्रकार की टिप्पणियां करने से बचना चाहिए था, खासकर जब मामला धार्मिक आस्था और भावनाओं जैसे इतने सेंसिटिव विषय से जुड़ा हो। तर्क ये है कि ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता की आस्था को एक तरह से खारिज करती हुई प्रतीत हुईं। यह मामला सचमुच दिलचस्प हो जाता है। ये घटना कानून, लॉ और आस्था, फेथ के बीच के उस चिर परिचित तनाव को एक नए संदर्भ में सामने लाती है। फैसला कानून के दायरे में AMSR एक्ट के अनुसार हुआ, लेकिन टिप्पणियों ने भावनाओं को आहत कर दिया। UPSC के दृष्टिकोण से देखें तो ये कई आयामों को खोलता है, नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। कानूनी संदर्भ तो हमने देख लिया, AMSR एक्ट पुनर्निर्माण को प्रतिबंधित करता है। दूसरी तरफ हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 है, जो सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें पूजा का अधिकार भी शामिल है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। आर्टिकल 25 स्वयं कहता है कि ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों, अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अधीन है, और साथ ही ये मौजूदा कानूनों, एग्जिस्टिंग लॉज के भी अधीन है।
तो इस मामले में याचिकाकर्ता का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था वो मौजूदा कानून यानी AMSR एक्ट से टकरा रहा था, यही बात हुई। हाँ, एक तरह से यही स्थिति बनी। याचिकाकर्ता की मांग यानी रिकंस्ट्रक्शन सीधे तौर पर मौजूदा कानून AMSR एक्ट के प्रावधानों के विपरीत थी। इसलिए कोर्ट ने कानून को बनाए रखा और याचिका खारिज कर दी। ये कानूनी दृष्टिकोण था, लेकिन विवाद उठा टिप्पणियों से, जो कानून से ज्यादा आस्था और संवेदनशीलता के दायरे में आती हैं। अब एक और अहम सवाल उठता है इन मौखिक टिप्पणियों, इन ओरल रिमार्क्स के कानूनी महत्व का। अगर ये लिखित फैसले का हिस्सा नहीं है तो क्या कानूनी तौर पर इनका कोई वजन होता है? क्या मायने रखती हैं ये? देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो ये टिप्पणियां कानूनी रूप से बाध्यकारी, बाइंडिंग नहीं होती। इन्हें अक्सर ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रसंगवश कही गई बातें। ये वो टिप्पणियां होती हैं जो न्यायाधीश मामले के मुख्य कानूनी बिंदु से हटकर सुनवाई के दौरान व्यक्त करते हैं। ये अंतिम निर्णय के आधार का रेशियो डिसिडेंडी का हिस्सा नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर ये कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है तो फिर इन पर इतनी बहस क्यों होती है? इनका व्यावहारिक महत्व क्या है फिर? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनी रूप से बाध्यकारी न होते हुए भी अदालतों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट जैसी शीर्ष संस्थाओं में, न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों का पब्लिक डिस्कोर्स पर, सार्वजनिक विमर्श पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। ये टिप्पणियां मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, लोगों की स्मृति में बस जाती हैं और अक्सर लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक बहसों का हिस्सा बनी रहती हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? मतलब पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में भी संकेत दिया गया है, UPA सरकार के समय CBI के लिए की गई केज्ड पैरट यानी पिंजरे में बंद तोता वाली टिप्पणी, वो टिप्पणी किसी औपचारिक फैसले का हिस्सा नहीं थी। पर आज भी जब संस्थाओं की स्वायत्तता पर बहस होती है तो उसका जिक्र आ जाता है। इसलिए मौखिक टिप्पणियों का प्रतीकात्मक मूल्य, सिंबॉलिक वैल्यू, और सार्वजनिक प्रभाव, पब्लिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, भले ही उनका प्रत्यक्ष कानूनी वजन ना हो। तो इस मामले में CGI की टिप्पणियों का क्या कोई बचाव भी प्रस्तुत किया जा रहा है? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी है इस पर? जिसे उन्होंने पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा, या शायद वो पायल व्यवस्था के संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा कर रहे थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार ध्यान फैसले की कानूनी योग्यता, लीगल मेरिट पर होना चाहिए, जो अमास एक्ट के तहत सही था, ना कि सुनवाई के दौरान कही गई कुछ अलग थलग टिप्पणियों पर। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा स्रोत बताते हैं, वकील विनीत जिंदल जैसे लोगों ने CGI को पत्र लिखकर इन टिप्पणियों को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए उन्हें वापस लेने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं काफी बटी हुई हैं। कुछ CGI के रुख का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनकी आलोचना। देखिए, इस पूरी घटना के भारत और हमारी शासन प्रणाली के लिए कई व्यापक निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, ये जुडिशियल कंडक्ट और औचित्य, प्रोप्राइटी का सवाल उठाता है। न्यायाधीशों को अदालत में बोलते समय, खासकर सेंसिटिव मामलों में, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, उनकी टिप्पणियों की भाषा और सीमा क्या हो। दूसरा, यह दर्शाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण और धार्मिक देश में धर्मनिरपेक्ष ढांचे, सेक्युलर फ्रेमवर्क के भीतर धार्मिक संवेदनशीलता, रिलीजियस सेंसिटिविटी को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण है। कानून अपनी जगह है, लेकिन लोगों की आस्था और भावनाएं भी उतनी ही वास्तविक हैं। तीसरा, ये PIL के संभावित दुरुपयोग, मिसयूज फॉर पब्लिसिटी की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जैसा कि CGI की पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली टिप्पणी से संकेत मिलता है। क्या जनहित याचिकाएं कभी-कभी वास्तविक जनहित के बजाय निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल होती हैं? यह भी एक सतत बहस का मुद्दा है। और UPSC परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये मामला कैसे महत्वपूर्ण है? मतलब सिलेबस के किन हिस्सों से जुड़ता है? बिल्कुल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये मामला UPSC सिलेबस के कई कोर एरिया से सीधे तौर पर जुड़ता है। पहला तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र, उसकी शक्तियां और सीमाएं। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। क्या अदालत को केवल कानून की व्याख्या करनी चाहिए या सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी भी करनी चाहिए? इस मामले में फैसला तो लीगल रिस्ट्रेंट दिखाता है, पर टिप्पणियां शायद एक्टिविज्म की ओर इशारा करती हैं। ये बहस का मुद्दा है। रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की भूमिका, कानून की व्याख्या,
मौलिक अधिकारों का संरक्षण और हाँ, पब्लिक डिस्कोर्स पर प्रभाव डालना। फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार विशेष रूप से आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DSP राज्य के नीति निवेशक सिद्धांत। आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करे और AMSR एक्ट 1958 इसी DSP को लागू करने वाला एक कानून है। रेलेवेंट लॉज। प्रासंगिक कानून AMR एक्ट 1958 के प्रावधान और उनकी व्याख्या। सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में कानून और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। और पब्लिक डिस्कोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सार्वजनिक विमर्श और संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका की टिप्पणियों का सार्वजनिक बहस और संस्थाओं की छवि पर क्या असर पड़ता है। मूल रूप से यह एक केस स्टडी है कि संवैधानिक संस्थाओं को कानूनी सीमाओं, लीगल बाउंड्रीज के भीतर रहते हुए आस्था और संवेदनशीलता, फेथ एंड सेंसिटिविटी जैसे जटिल मुद्दों को कैसे संभालना चाहिए। भारत के संदर्भ में जहां धर्म और आस्था सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह संतुलन साधना और भी जरूरी हो जाता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? इस विवाद का भविष्य क्या दिख रहा है? क्या CGI इन रिमार्क्स को वापस लेंगे? देखिए, जैसा कि स्रोत में उल्लेख किया गया है, ये बहुत ही दुर्लभ होता है, रेयर होता है कि न्यायाधीश अपनी मौखिक टिप्पणियों को औपचारिक रूप से वापस लें या उन्हें अदालत के रिकॉर्ड से हटाएं, एक्सपंज करें। ऐसा आम तौर पर नहीं होता है। संभव है कि CGI भविष्य में किसी अवसर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें या फिर ये विवाद कुछ समय तक सार्वजनिक स्मृति और बहसों में जीवित रहे। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठता है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। क्या जुडिशियल कंडक्ट को लेकर और अधिक स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है या न्यायाधीशों को स्वयं ही विशेषकर सेंसिटिव मामलों में अधिक संयम, रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस विवाद से उभरते हैं और जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत क्या कर सकता है? शायद न्यायिक प्रशिक्षण में संवेदनशीलता को और महत्व देना और सार्वजनिक संवाद में अधिक सावधानी बरतना ही आगे का रास्ता हो। बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि कानून अपनी जगह सही होते हुए भी संवाद का तरीका और संवेदनशीलता कितनी मायने रखती है, खासकर जब विषय आस्था और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का हो। ये भारत के लिए एक सीखने का अवसर भी हो सकता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं और मानवीय भावनाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाए। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या कोर्ट के रिमार्क्स को केवल कानूनी नजरिए से देखना चाहिए या फिर जनता की आस्था और संवेदनशीलता को भी बराबरी का महत्व देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। You are watching UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।